दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की मूवी रेखा चित्रम को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में दो छोटे बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें से एक बच्चा दूसरे को कह रहा था कि भाई तुझे पता है कि मेरे पापा मूवीज में काम करते हैं। इस पर दूसरा बच्चा उसे कहता है कि तू कुछ भी बोल रहा है, वैसे तो मुझे तुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन ये बता तूने क्या देखा उसमें। जहाँ वो बच्चा अपने दोस्त को बताता है कि मेरे पापा अपने कुछ दोस्तों के साथ एक लड़की को चटाई में बांधकर कहीं ले जा रहे थे। फिर यहाँ से सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ हम हमारे हीरो विवेक को देखते हैं। विवेक पेशे से एक पुलिस वाला है, मगर गैम्बलिंग की आदत की वजह से उसे कुछ दिनों के लिए डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। अब सस्पेंशन पीरियड खत्म होने के बाद विवेक दोबारा से ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है, मगर इस बार उसका ट्रांसफर मलाइकापोड़ा नाम के गाँव में कर दिया जाता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम राजेंद्र नाम के एक आदमी को अपने ड्राइवर के साथ मलाइकापोड़ा गाँव के जंगलों की तरफ जाते हुए देखते हैं। जंगल के नजदीक पहुँचते ही राजेंद्र अपने ड्राइवर को बाहर खड़ा करके अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि राजेंद्र की तबीयत काफी खराब है और वो अब कुछ ही दिनों का मेहमान है। मगर जाने से पहले राजेंद्र अपने सीने में दबे एक राज को सबको बताना चाहता है, इसलिए वो जंगलों में एक जगह बैठकर फेसबुक लाइव चालू कर देता है। यहाँ वो बताता है कि मेरे दिल में कुछ ऐसे राज दबे हुए हैं जिन्हें मैं सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये बात साल 1985 की है, जब पैसों के लालच में आकर मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की को मारकर यहाँ दफना दिया था। इससे भी बड़ी दुख की बात तो यह है कि जब हम उस लड़की को दफना रहे थे तब वो जिंदा थी। आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूँ, इसलिए सबको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इस हत्या में एलिस ज्वेलर्स के मालिक का भी हाथ है। इन सब से हमें पैसा तो बहुत सारा मिला, लेकिन आज तक मुझे जीवन में शांति नहीं मिली। मुझे लगा था कि कुछ दिनों में लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, मगर आज 40 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है और किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं है। ये कहकर राजेंद्र खुद को शूट करके खत्म कर देता है। फिर गोली की आवाज सुनकर ड्राइवर राजेंद्र की तरफ भागता है और यहाँ अपने मालिक की लाश को देखकर वो पुलिस को कॉल करके बुला लेता है। फिर जल्दी विवेक क्राइम सीन पर पहुंचता है और यह इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मीडिया वाले राजेंद्र की वीडियो को न्यूज पर दिखा रहे होते हैं। तब यह न्यूज देखकर एलिस ज्वेलर्स के मालिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राजेंद्र ने मरने से पहले उसी का नाम ले लिया था। वही विवेक जेसीबी बुलाकर गड्ढा खुदवाने लगता है, लेकिन काफी खुदाई करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। मगर तभी जबरदस्त बारिश होने लगती है, इस वजह से गड्ढे के बगल की मिट्टी खिसक जाती है। तब थोड़ा और खुदाई करने पर विवेक को एक स्केलेटन मिलता है। स्केलेटन देखकर फॉरेंसिक एक्सपर्ट विवेक को कंफर्म करते हैं कि यह स्केलेटन एक लड़की का है और वहाँ विवेक को एक पायल भी मिलती है, जिसे सबूत के तौर पर वो अपने पास ही रख लेता है। फिर यहाँ से राजेंद्र के बारे में पता करने के लिए विवेक उसके डॉक्टर के पास आता है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि राजेंद्र को कई सारी बीमारियां थी, इसी वजह से उसके घर वालों ने उसे मरने के लिए अकेला ही छोड़ दिया था। उसका एक बेटा भी है जो आज तक कभी भी अपने बाप से मिलने नहीं आया था। तब बात की गहराई तक जाने के लिए विवेक राजेंद्र की बीवी से मिलने के लिए उसके पास आता है, जहाँ वो राजेंद्र की बीवी से 1985 के केस के बारे में पूछने लगता है, मगर वो बताती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि राजेंद्र कभी भी अपने काम के बारे में मुझसे बात नहीं करते थे। फिर यहाँ से विवेक फ्रांसिस नाम के आदमी के बारे में पता करने लग जाता है, क्योंकि मरने से पहले राजेंद्र ने अपनी लाइव वीडियो में उसका भी नाम लिया था। लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी विवेक को फ्रांसिस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर विवेक अपनी टीम को लेकर 1985 में मिसिंग हुई सभी लड़कियों की फाइल्स को चेक करता है, जिसमें विवेक की गर्लफ्रेंड भी उसकी मदद कर रही थी, जो पेशे से एक जर्नलिस्ट है। हमें पता चलता है कि इससे पहले भी कई सारे केसेस में विवेक की गर्लफ्रेंड ने उसकी मदद की थी, इसलिए इस बार भी वो उसकी मदद करने आई थी। फिर विवेक एक एक करके 1985 में मिसिंग हुई सभी लड़कियों के घर जाकर उनके पेरेंट्स को वो पायल दिखाता है, मगर ज्यादातर लोग उसे मना कर देते हैं कि ये पायल हमारी बेटी की नहीं है। इसी छानबीन के दौरान विवेक को फ्रांसिस के बारे में भी पता चल जाता है। उसकी खबर मिलते ही विवेक उसके घर जा पहुंचता है, लेकिन घर पर फ्रांसिस का बेटा बताता है कि पापा तो यहाँ नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिर इसी बीच मिसिंग लड़की की खोज करते हुए विवेक एक बूढ़े आदमी को पायल दिखाकर पूछता है कि क्या ये पायल आपकी बेटी की है। तब पायल देखते वो बूढ़ा आदमी फुट फुट कर रोने लगता है और इस बात को कंफर्म करने के लिए विवेक उसका डीएनए सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब भिजवा देता है, ताकि पता चल पाए कि मरी हुई लड़की इन्हीं की बेटी है। इसके बाद इस केस की थोड़ी और खोजबीन करने पर विवेक को विंसेंट नाम के आदमी के बारे में पता चलता है। तब उसके बारे में और जानने के लिए विवेक एक बूढ़ी औरत से मिलता है। वो औरत इसे बताते हैं कि विंसेंट पढ़ने में काफी अच्छा था, उसे तो खुद विश्व पढ़ाई करते थे, मगर विंसेंट 1984 या 1985 में ही अपने माँ बाप को छोड़कर बॉम्बे चला गया था। बॉम्बे जाकर उसने एक लड़की से शादी कर ली थी और अब वो वहीं सेटल हो गया है। तभी विवेक उस औरत से पूछता है कि क्या ये विंसेंट मलाइकापोड़ा के आसपास रहता था, जिसके जवाब में वो औरत अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर इस बारे में और जानने के लिए विवेक विंसेंट को बुलाकर स्केलेटन के बारे में पूछते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आप पहले उसी एरिया में रहा करते थे, जिसके जवाब में विंसेंट उसे बताता है कि हाँ, मैं वहाँ बिशॉप के पास रहता था, पर मेरा इस स्केलेटन से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर विवेक उससे पूछता है तो फिर ये राजेंद्र मरने से पहले एलिस ज्वेलर्स का नाम क्यों ले रहा था। यहाँ विंसेंट इसका जवाब न देते हुए बात को घुमाने लगता है। दरअसल दोस्तों, ये विंसेंट कोई और नहीं बल्कि एलिस ज्वेलर्स का मालिक है और एलिस इसकी वाइफ है। फिर यहाँ से निकलकर विवेक फॉरेंसिक टीम से मिलता है और फॉरेंसिक वाले उसे एक शॉकिंग न्यूज बताते हैं कि जो डीएनए सैंपल आप लेकर आए थे वो इस स्केलेटन से मैच नहीं हो रहा, यानी कि लाश उस बूढ़े आदमी की बेटी की नहीं है। जिसके बाद उस बूढ़े आदमी की मौत भी हो जाती
जाती है। और अब आगे की जानकारी के लिए विवेक उसके बेटे से बात करता है। वो बताता है कि जब मेरी बहन 16 साल की थी तब से ही वो गायब है। हमने उसे काफी ढूंढने की कोशिश भी करी थी मगर हमें कुछ भी पता नहीं चला। आपके हाथ में जो पायल है ना, उसे देखकर मेरे पिताजी ने सोचा होगा कि ये मेरी बेटी की हो सकती है। तब विवेक मन ही मन काफी मायूस हो जाता है क्योंकि एक सबूत उसके हाथ लगा था वो भी गलत निकला। लेकिन यहाँ हार न मानते हुए विवेक और मेहनत करने लगता है। फिर जल्दी विवेक को एक फाइल मिलती है जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 1985 में एक लड़की ने किसी को चीट किया था और तब से ही वो गायब है। एंड इस FIR को दर्ज कराने वाला चंद्रू नाम का एक आदमी है। फिर जल्दी ही विवेक को पता चलता है कि चंद्रू फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, इसलिए वो उससे मिलने पहुंच जाता है। चंद्रू से मिलकर विवेक उस मिसिंग लड़की की रिपोर्ट के बारे में पूछने लगता है तो चंद्रू से बताता है कि हाँ सर, 1985 में एक लड़की मुझे धोखा देकर मुसीबत में छोड़कर भाग गई थी। वो लड़की एक जूनियर आर्टिस्ट थी। मैंने ही उसे ममूटी साहब की मूवी के लिए हायर किया था। एक दिन जब गाने की शूटिंग के दौरान तेज बारिश होने लगी थी, इसलिए उस दिन की शूटिंग को रोक दिया गया था। मगर अगले दिन जब शूटिंग दोबारा चालू हुई तो वो लड़की आई ही नहीं, इसलिए डायरेक्टर ने मुझे काफी डांटा और मैंने गुस्से में आकर पुलिस में जाकर उसके खिलाफ फ्रॉड की FIR दर्ज करवा दी थी। यहाँ विवेक चंद्रू से पूछता है कि तुम्हें उसके बारे में और क्या मालूम है। जवाब में चंद्रू बताता है कि सर, उस लड़की का नाम रेखा था, मुझे आज भी उसका चेहरा याद है। फिर चंद्रू उसे कुछ पुरानी वीडियो दिखाने लगता है, लेकिन रील काफी पुरानी होने की वजह से वीडियो में रेखा का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए विवेक एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाकर उससे स्केच बनवाने लगता है। तभी यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ चंद्रू रेखा को लेकर सेट पर आया था। यहाँ आकर रेखा को मालूम पड़ता है कि ममूटी साहब की मूवी में उसका एक छोटा सा रोल है, यानी उसे नन की ड्रेस में स्टेज पर गाना गाना है। ये सुनकर रेखा थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो तो ममूटी साहब के साथ काम करना चाहती थी। खैर फिर प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं जहाँ रेखा का स्केच बनकर तैयार हो गया था, जो दिखने में एकदम असली रेखा जैसा लग रहा था। फिर जैसे ये बात विंसेंट को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। अब यहाँ से विवेक एक प्रोडक्शन हाउस में जाकर 1984 से 1985 के बीच रिलीज हुई ममूटी साहब की सभी फोटोज और वीडियोस की क्लिप्स को देखने लगता है। इसी बीच विवेक को पॉल नाम के एक आदमी का वीडियो मिलता है जो उस वीडियो में रेखा के बारे में बता रहा था कि जब रेखा पायल पहनकर चलती है तो एकदम हीरोइन जैसी लगती है, जिससे विवेक समझ जाता है कि हो ना हो ये पायल रेखा की ही होगी। तभी विवेक को खबर मिलती है कि विंसेंट के लोगों ने चंद्रू को मार दिया है। यानी देखते देखते विवेक के हाथों से एक और मौका निकल चुका था और फिर जल्दी स्केलेटन की खबर सभी लोगों तक पहुंच जाती है। इसलिए केस को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए CBI को दे दिया जाता है। वहीं विवेक को इस केस से हटाकर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की पोस्ट दे दी जाती है। हालांकि विवेक इतना तो समझ चुका था कि ये सब विंसेंट का ही किया धरा है, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से अब वो कुछ कर नहीं सकता। फिर अगले दिन CBI वाले आकर विवेक से सारे सबूत ले लेते हैं और विवेक इस बात से काफी दुखी हो जाता है कि वो एक केस सॉल्व नहीं कर पाया। इसलिए वो अपने डॉक्टर से आकर मिलता है। तब डॉक्टर उसे समझाते हैं कि वो तुमसे सबूत तो ले गए हैं, लेकिन तुम्हारा हौसला नहीं, इसलिए फिर से मेहनत करो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तो विवेक एक बार फिर से जोश में आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। फिर वो एक आदमी के पास जाता है जिसने 1985 के दौरान ममूटी साहब का इंटरव्यू लिया था। इस आदमी से रेखा के बारे में पूछने पर वो विवेक को रेखा की एक फोटो दिखाता है जिसमें कई सारी लड़कियां नन की ड्रेस पहनकर स्टेज पर गाना गा रही थी। फिर बातचीत के दौरान विवेक को एक नन के बारे में पता चलता है, इसलिए वो उससे मिलने पहुंच जाता है। यहाँ नन उसे बताते कि रेखा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, पता नहीं वो कहाँ से आई थी, मगर वो बहुत ही टैलेंटेड थी। एक दिन जब वो ममूटी साहब की एक मूवी में काम कर रही थी, तब खाते समय उसे अचानक से पता चला कि ममूटी साहब सेट पर आ रहे हैं। फिर यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रेखा अपना खाना छोड़कर उनसे मिलने के लिए भाग जाती है, मगर इसी बीच उसकी ड्रेस फट जाती है, जिसे ठीक कराने के लिए रेखा एक टेलर की शॉप पर आती है। मगर टेलर तो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी था, इसलिए वो रेखा की ड्रेस ठीक नहीं कर पाता। तभी रेखा को सिस्टर स्टेफनी नजर आती है। रेखा सिस्टर से नन की ड्रेस मांगती है ताकि वो उसे पहनकर अपना रोल कर पाए, जिसके लिए सिस्टर भी मान जाती है, लेकिन बदले में वो रेखा से ममूटी साहब से मिलाने का फेवर मांगती है। तब रेखा भी हाँ कह देती है। तभी टेलर आकर कहता है कि बेटा, ये कपड़े तुम्हें फिट नहीं आएंगे, तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे कपड़े जल्द से जल्द ठीक करके तुम्हें देता हूँ। इसी बीच रेखा अपने सपनों के बारे में सिस्टर को बताती है, साथ ही वो उन्हें सच भी बता देती है कि मैं एक जूनियर आर्टिस्ट हूँ, इसलिए मैं आपको ममूटी साहब से नहीं मिलवा पाऊंगी, बस कपड़े लेने के लिए मैंने आपको झूठ कह दिया था। तब सिस्टर भी रेखा को कहती है कि कोई बात नहीं और मुझे तुम्हारी सच्चाई काफी अच्छी लगी, जिसके बाद ये दोनों ही मिलकर ममूटी साहब को देखने चली जाती है। इसके बाद वहाँ शूटिंग शुरू होती है जहाँ सभी जूनियर आर्टिस्ट नन की ड्रेस पहनकर गाना गा रही थी, मगर अचानक से तेज बारिश होने की वजह से शूटिंग को बीच में रोक दिया जाता है। और शाम को सिस्टर रेखा से पूछती है कि तुम इस समय कहाँ जाओगी, तो रेखा कहती है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तब सिस्टर रेखा को अपने साथ अपने कॉन्वेंट में ले आती है। यहाँ कॉन्वेंट में रेखा जल्दी सबसे घुल मिल जाती है और इसी कॉन्वेंट में पुष्पम नाम की एक लड़की भी होती है जो आज सबके लिए खाने में मीट बनाती है। तब रेखा को छोड़कर सभी लड़कियां उस मीट को खा लेती है। फिर खाना खत्म होने के बाद सभी नन्स अपने अपने रूम में सोने चली जाती है और सुबह होते ही जब इनको पता चलता है कि कॉन्वेंट में चोरी हो गई है तो पूरे कॉन्वेंट में हंगामा मच जाता है। यहाँ इन लोगों ने पाई पाई करके पैसा जोड़ रखा था और वो सारे पैसे एक रात में चोरी हो गए थे। तब कॉन्वेंट की सबसे बड़ी नन आकर सबसे पूछताछ करने लगती है। एक्चुअली ये लोग उस पैसे की मदद से एक हॉस्टल बनवाना चाहते थे, इसलिए इतना सारा पैसा इकट्ठा कर रहे थे। फिर जल्दी बड़ी नन को पता चलता है कि कल रात को कॉन्वेंट में रेखा नाम की एक लड़की आई थी और वो आज सुबह से ही गायब है। तब सबका शक रेखा पर जाता है, लेकिन बड़ी नन इसकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाती क्योंकि ऐसा करने पर उन्हें बाहर से मिलने वाला डोनेशन बंद हो जाएगा। अब प्रेजेंट में नन की स्टोरी खत्म होते ही विवेक उससे पूछता है कि क्या आपको इसके
उसके बारे में और कुछ पता है? जिसके जवाब में नन बताती है कि यहाँ थनगमा नाम की एक औरत काम किया करती थी, वो तो कुछ समय पहले गुजर चुकी है, लेकिन उसका बेटा अभी जिंदा है। फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान विवेक को पता चलता है कि एक आदमी राजेंद्र को ब्लैकमेल किया करता था, तो विवेक उसे पकड़कर उससे पूछताछ करने लगता है। फिर थोड़ा शक्ति दिखाने पर वो आदमी बताता है कि साहब, मुझे उसका एक राज पता है। उस सच को छुपाने के लिए राजेंद्र ने हमको पैसे दिए थे। दरअसल मैंने बचपन में राजेंद्र अंकल को मेरे पापा के साथ किसी लड़की को चटाई में लपेट कर ले जाते हुए देखा था। यानी जो हमने मूवी की शुरुआत में सीन देखा था वो यही सीन था। फिर वो कहता कि पहले तो वो मुझे किसी मूवी का सीन लगा था, इसलिए मैंने उस समय की सारी मूवीज एंड तक देखी थी, लेकिन उसमें कहीं भी वो सीन नहीं था। तब मुझे समझ आया कि वो कोई मूवी का सीन नहीं बल्कि एक हकीकत है। फिर लड़की को दफनाने के बाद राजेंद्र अंकल सारा पैसा लेकर भाग गए थे और मेरे पापा को उन्होंने कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मैंने अपने पापा से सारा सच पता करके राजेंद्र अंकल को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना चालू कर दिया था। मगर कुछ दिन पहले उनकी मौत हो चुकी है और मरने से पहले उन्होंने कन्फेशन में मेरे पिता का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरे पिता भी ये दुनिया छोड़कर चले गए हैं। अब सच्चाई जानकर विवेक अपने सीनियर्स को सब कुछ बताकर जांच को आगे बढ़ाने के लिए परमिशन मांगता है, तो उसे परमिशन मिल जाती है। फिर विवेक एक बार फिर से सिस्टर स्टेफनी के यहाँ जाता है और केस को बारीकी से जानने के लिए वो एक बार फिर से पुरानी फोटोज को देखने लगता है, जिसमें उसे फ्रांसिस नाम का एक बंदा दिखाई देता है। तब जल्दी विवेक फ्रांसिस से जाकर मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उस दिन शूटिंग के दौरान सेट पर गए थे? पहले तो फ्रांसिस झूठ कहता है, लेकिन थोड़ा धमकाने के बाद वो सच बताने लगता है और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है। 1985 के दौरान पुष्पम विंसेंट को देखकर उसे लाइक करने लगती है। दरअसल उस समय बिशप कॉन्वेंट में ही विंसेंट को पढ़ाया करते थे। फिर एक दिन पुष्पम विंसेंट को डोनेशन के पैसे चुराते हुए देख लेती है। तब उसका मुंह बंद करने के लिए विंसेंट उसे भी थोड़े पैसे दे देता है और यही से इन दोनों की दोस्ती चालू हो जाती है। फिर ऐसे छोटी मोटी चोरियों के दौरान एक इंसान और इनके साथ हो जाता है और जल्दी विंसेंट की पढ़ाई भी खत्म हो जाती है। तब विंसेंट पुष्पम को बताता है कि मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं अपना बिजनेस खोलना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे काफी सारे पैसे लगेंगे। तब पुष्पम काफी सोचती है और कहती है कि मैं उसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ और मुझे भी तुम्हारे बिजनेस में हिस्सा चाहिए। फिर एक दिन मौका पाकर ये तीनों लोग मिलकर डोनेशन लॉकर की डुप्लीकेट चाबी बनवा लेते हैं और पुष्पम उस रात सबके लिए खाना बनाती है, जिसमें वो कुछ नशीली दवा मिला देती है। मगर उस रात रेखा ने तो वो खाना खाया ही नहीं था। फिर सबके सोने के बाद तीनों लोग मिलकर पैसा चुराने लगते हैं, मगर तभी रेखा की नींद खुल जाती है और वो पुष्पम को पैसे चुराते हुए देख लेती है। अब कहीं रेखा सबको सच न बता दे, इसलिए पुष्पम उस पर हमला करके उसे वहीं जान से मार डालती है और ये देखकर विंसेंट के तो होश उड़ जाते हैं। फिर जब ये तीनों रेखा की लाश को दफनाने के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी राजेंद्र और फ्रांसिस वहां जाते हैं। तब रेखा को मरा हुआ देखकर ये दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर तभी विंसेंट उन्हें पैसे का लालच देकर रोक लेता है, जिसके बाद दफनाने से पहले रेखा जिंदा होती है, मगर कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता और रेखा को दफनाने के बाद सब लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और किसी को शक न हो, इसलिए पुष्पम अगले 3-4 महीने के लिए उसी कॉन्वेंट में काम करती रहती है। हालांकि फिर कुछ दिनों बाद विंसेंट से शादी करके वो मुंबई उसके साथ रहने लगती है। यानी यह पुष्पम कोई और नहीं बल्कि विंसेंट की बीवी एलिस है और किसी को शक न हो इसलिए पुष्पम ने अपना नाम बदल कर एलिस रख लिया था। फिर जल्दी विंसेंट और एलिस मिलकर मुंबई में अपने ज्वेलरी का बिजनेस शुरू करते हैं और ये सब बताकर फ्रांसिस काफी दुखी हो जाता है। अब सच पता चलने के बाद विवेक एलिस को एक बुके भेजता है, जिस पर एक कार्ड में उसका पुराना नाम पुष्पम लिखा हुआ था। ये देखकर विंसेंट और एलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो समझ चुके थे कि विवेक को उनका सच मालूम चल गया है। वहीं विवेक ये सारी बात जाकर एसपी को बता देता है। साथ ही वो बताता है कि पुराने समय में पुष्पम ने एक लोगो बनाया था और वही लोगो आज एलिस ज्वेलर्स का साइन भी है और हमारे पास बस यही एक सबूत है। दूसरी तरफ खुद को बचाने के लिए पुष्पम विंसेंट से कहती है कि उस विवेक को हमारा सच पता चल गया है, हमें जल्द से जल्द उसे अपने रास्ते से हटाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब विवेक अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी एक लॉरी आकर उसकी गाड़ी को उड़ा देती है और ये सब विंसेंट का ही किया धरा था। अब एक्सीडेंट होते ही विवेक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ उसकी जान बच जाती है। इसके बाद दोबारा से ठीक होकर विवेक फिल्म एक्टर जगदीश के पास आकर रेखा के बारे में पूछने लगता है, तो जगदीश उसे बताता कि रेखा ममूटी साहब की बहुत बड़ी फैन थी, वो हमेशा उन्हें लेटर लिखा करती थी। उन लेटर में कभी उसने अपना नाम मेंशन नहीं किया था, बस यार अमयो कुट्टी लिखती थी, इसलिए मैंने उसके ऊपर पिक्चर भी बनाई थी और मूवी रिलीज होने के बाद वो मुझसे ममूटी का ऑटोग्राफ मांगने लगी थी। एक लेटर में तो उसने ये भी लिखा था कि मैं अपना घर छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहती हूँ। तब मैंने उसे समझाया था कि ये सब मत करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और एक अच्छी इंसान बनो। उसके बाद से उसका कभी लेटर नहीं आया। तब विवेक उससे पूछता है कि फ्रॉम एड्रेस कहाँ का था, जिस पर जगदीश उसे कन्याकुमारी जाने को कहता है। फिर विवेक कन्याकुमारी जाकर रेखा की बहन से मिलता है, तो रेखा की बहन उसे बताती कि रेखा सिनेमा की दीवानी थी, जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती थी तो वो उस मूवी को जरूर देखती थी और वो ममूटी साहब की बहुत बड़ी फैन थी, इसलिए उसने ममूटी साहब को लेटर भी लिखना शुरू कर दिया था और रेखा के सभी लेटर्स जगदीश पढ़ा करते थे और वही उनका जवाब भी दिया करते थे। एक दिन मेरी माँ ने रेखा को पायल दिलवाई थी और वो पायल उसे काफी पसंद भी थी। फिर जब एक दिन मेरे पिता को रेखा के लेटर्स वाली बात पता चली तो उन्होंने उसे बहुत मारा। तभी से इस बात से नाराज रेखा घर छोड़कर चली गई थी। फिर विवेक रेखा की बहन को उसकी पायल दिखाता है, जिसे देखकर वो फुट फुट कर रोने लगती है, यानी ये रेखा की ही पायल थी। दूसरी तरफ एलिस जेल नहीं जाना चाहती थी और उसे पता चल गया था कि विवेक को सारी सच्चाई पता चल गई है, इसलिए वो विंसेंट से खुद को मारने के लिए कहती है, तो विंसेंट उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देता है। फिर जल्दी पुलिस आकर विंसेंट को गिरफ्तार कर लेती है 2 मर्डर करने के जुर्म में। इसके बाद मूवी
मूवी के आखिरी सीन में विवेक ममूटी साहब की साइन की हुई फोटो रेखा की बहन को देखकर रोने लगता है कि ये रेखा की आखिरी निशानी है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।